मधुपुर नाम के एक राज्य पर जीवन सिंह नाम का एक राजा राज करता था। राजा जीवन सिंह एक प्रजापालक राजा नहीं था, बल्कि वो हमेशा राग रंग में डूबा रहता। राजा को अपने प्रजा की बिल्कुल भी चिंता नहीं। एक दिन राजा के दरबार में एक महात्मा पधारे, लेकिन उस समय भी राजा अपने रंग महल में नृत्य देख रहे थे। द्वारपाल ने राजा को आकर बताया, महाराज महाराज, एक महात्मा जी है, आपसे मिलना चाहते हैं। द्वार पर खड़े हैं, आपकी राह देख रहे हैं महाराज। महात्मा जी से जाकर कह दो, अभी मैं व्यस्त हूँ, वो किसी दूसरे दिन आए। द्वारपाल ने महात्मा जी से आकर कहा, महात्मा जी, अभी महाराज आपसे मिल नहीं सकते, वो राजसभा में व्यस्त है। द्वारपाल, तुम अभी राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि वो मुझे यही आकर मिले। द्वारपाल एक बार फिर से राजा के पास जा पहुंचा और कहने लगा, महाराज, महात्मा जी तो आपसे मिलने की जिद पे अड़े हैं और उन्होंने आपको ही महल के बाहर बुलाया है। तुम क्यों मेरे रंग में भंग डाल रहे हो? जाओ, जाकर महात्मा जी से कह दो कि उनकी मुलाकात मुझसे अभी नहीं हो सकती, वो कल सुबह दरबार में आए। द्वारपाल बेचारा अपना सिर झुकाए हुए वापस महल के दरवाजे पर आया और महात्मा जी से कहने लगा, क्षमा कीजिए महात्मा जी, लेकिन महाराज इस समय रानी के महल में गए हैं, इसीलिए मैं उनसे नहीं मिल पाया। आप कल सुबह आकर राज दरबार में महाराज जी से मिल लीजिएगा। द्वारपाल की बातें सुनकर महात्मा जी को क्रोध आ गया और वह कहने लगे, अरे मूर्ख, तुम्हारा राजा तो झूठ बोल रहा है और तुम भी झूठ बोल रहे हो। मैं तो राजा को विपत्ति से बचाने के लिए आया था, मगर होनी को कौन टाल सकता है? नियति के कहे को कोई भी नहीं बदल सकता। तुम जाकर राजा से कह दो कि आज की रात जितनी भी आय्यशी करनी है वो कर ले, क्योंकि जैसे ही सूरज डूबेगा इस राज्य में अगले 10 साल तक भयंकर अकाल पड़ेगा। प्रजा की बात तो छोड़ो, खुद राजा भी दाने दाने को तरसेगा। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। वह द्वारपाल महात्माओं की बातों पर बहुत ही विश्वास करता था। वो वापस राजा के पास चला गया और फिर डरते डरते उसने महात्मा जी की कही सारी बातें राजा को बता दी। महाराज महाराज, महात्मा जी तो आपको क्रोध में श्राप देकर चले गए हैं महाराज। राजा ने ये बात सुन रखी थी कि अगर कोई महात्मा नाराज हो जाए तो वो पूरे राज्य को भी तहस नहस कर सकते हैं। अब राजा को अपनी गलती महसूस होने लगी। उसने तुरंत ही नाच गाना बंद कर दिया और जल्दी ही उठकर महल के दरवाजे पर गया, परंतु महात्मा तो अब तक चले गए थे। राजा ने परेशान होकर अपने मंत्री सज्जन को बुलाया और उससे सलाह लेने लगे। मंत्री जी, अब क्या किया जा सकता है? महाराज, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि हर महात्मा कोई शुद्ध पुरुष नहीं होता, बल्कि मुझे तो लगता है जरूर वो कोई पाखंडी था, और आप जैसे राजा को कोई पाखंडी महात्मा से डरना नहीं चाहिए। हमारे राज्य को कुछ नहीं होने वाला, और मान भी लीजिए अगर सूखा पड़ गया पर हमारे राज्य महल पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि राजकोष के भंडार में इतना धन्य पड़ा है कि राजमहल के लोगों को बिना किसी दिक्कत के भोजन दिया जा सकता है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए महाराज। अपने मंत्री की बातें सुनकर राजा बिल्कुल ही निश्चित हो गया कि वैसे तो महात्मा जी की बातें सच होने वाली नहीं है, और अगर सच हो भी गई तो हमारे राजपाल पर कोई भी संकट नहीं आने वाला है। दूसरी तरफ राजधानी से दूर एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण लोगों के घर में पूजा पाठ करता
और उसको इतना अन्न मिल जाता था कि वो आराम से उसका और उसके पत्नी का गुजारा कर सके। ब्राह्मण की पत्नी भी संतोषी और धार्मिक विचारों वाली थी। इस तरह से ब्राह्मण और उसकी पत्नी का जीवन बड़े ही सुख से बीत रहा था। अरे ओ भाग्यवान, आने वाले साल के लिए फसल लगाने का समय आ चुका है, जबकि आसमान में सूर्य देव अभी भी आग उगल रहे हैं। बारिश का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। अब गांव के किसानों को चिंता होने लगी है कि खेतीबाड़ी का समय निकलता जा रहा है और आसमान में तो कोई बादल भी नहीं है। इस बार जब बारिश हो ही नहीं रही तो गांव के किसान भी फसल नहीं लगा पाएंगे और गांव के किसान अपने घर में उतना ही अन्न रखवाते हैं कि अगली फसल लगाने तक उनका गुजारा चल सके। लेकिन जब आगे के लिए खेतों में फसल ही नहीं लगेगी तो उन्हें आने वाले 6 महीने के बाद मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और लोगों ने अपने हाथ समेटना शुरू कर दिया। व्यापार, काम धंधे, लेना देना सब कुछ बंद होने लगा। लोगों ने ब्राह्मण और याजक को भी अन्न देना बंद कर दिया था। पूजा पाठ और कथा कार्यक्रम बंद होने लगे थे, जिसके कारण ब्राह्मण को खाली हाथ वापस घर लौटना पड़ता था। उनके घर में जो भी थोड़ी बहुत पूंजी थी वो भी अब खत्म होने लगी थी। देखिए जी, अब घर में अन्न खत्म हो गया है। हमारे यजमान तो अभी परेशान है, इसलिए अब वो भी हमारी सहायता नहीं करेंगे। आय का कोई दूसरा साधन तो है नहीं जहाँ से धन प्राप्त हो सके। इसलिए तो आप मेरी मानिए, राजा के दरबार में जाइए और राजा से कम 1 साल के अन्न की मांग कीजिए। अरे भाग्यवान, तू क्या बावली हो गई है? तुझे नहीं मालूम राजा के दरबार में प्रजा का जाना वर्जित है? कोई भी साधारण आदमी राजा के दरबार के अंदर नहीं जा सकता, इसीलिए वहाँ जाना बेकार है। मैं वहाँ जाकर अपना अपमान नहीं कर सकता। देखिए, आप में और प्रजा में बहुत अंतर है। प्रजा तो अपने स्वार्थ के लिए राजा के दरबार में जाती है, लेकिन आप तो राजा के कल्याण के लिए जाएंगे। आप राजा को कोई उपदेश दीजिएगा और बदले में अपने लिए अन्न मांग लीजिएगा। अरे भाग्यवान, हमारा राजा तो बिल्कुल नास्तिक है। उसके दरबार में आज तक कोई धार्मिक कार्य नहीं हुआ। कोई भी संत महात्मा अगर वहाँ पर जाते हैं तो खाली हाथ वापस आते हैं। मैंने कुछ ही दिनों पहले सुना था कि एक महात्मा जी राजा से मिलने के लिए गए थे, लेकिन राजा ने उनसे मुलाकात नहीं की और फिर महात्मा जी ने राजा को 10 साल तक सूखा झेलने का श्राप दिया था। अब गलती राजा की थी, लेकिन भुगतना सारी प्रजा को पड़ेगा। महात्मा जी को चाहिए था कि वो सिर्फ राजा को श्राप देते, लेकिन क्रोध में आकर महात्मा जी ने सारी प्रजा को श्राप दिया। लेकिन इस श्राप से राजा का तो कोई बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन बेचारी प्रजा आने वाले कई सालों तक भूख के कारण तड़पती रहेगी। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा कि क्या करूं। पहले आप राजा के दरबार में जाइए, तभी हमारे समस्या का कोई हल निकलेगा। अरे भाग्यवान, मुझ पर कोई दया करो। मुझे उस दुष्ट राजा के पास मत भेजो। और मुझे दान तो क्या करेगा, उल्टा मेरा ही अपमान करेगा। भला एक गरीब का क्या मान और क्या ही अपमान। अगर राजा ने कुछ दे दिया तो बहुत अच्छा, अगर अपमानित करके निकाल दिया तो भी ठीक है। आप वापस घर आ जाइएगा। हाँ, अगर राजा ने हमारी सहायता नहीं की तो फिर हम इस राज्य में नहीं रहेंगे। यहाँ पर हमें कौन सा सुख मिलने वाला है। इस राज्य को छोड़कर हम किसी दूसरे राज्य में चले जाएंगे। हमारा इस राज्य में क्या ही है, एक छोटी सी झोपड़ी। हम किसी अच्छे राजा के राज्य में चले जाएंगे और उनसे एक झोपड़ी की जगह मांग लेंगे और वहीं पर रहेंगे।
इस तरह समझा बुझाकर ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को दरबार में भेज दिया। जब ब्राह्मण दरबार में पहुंचा तो संयोग से उसके राजा से मुलाकात हो गई। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? महाराज, मैं आपके राज्य का एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैं कभी भी आपके दरबार में नहीं आया क्योंकि गांव के यजमान से मेरा काम चल रहा था, लेकिन सूखा पड़ जाने के कारण प्रजा अब खुद ही कंगाल है। जो हाल मेरा है वही बाकी लोगों का है। अब तो सिर्फ आप ही है जो मेरी सहायता कर सकते हो। मैं तुम्हारी सहायता क्यों करूं? तुम तो मेरे दरबार में इससे पहले कभी आए भी नहीं, ना ही तुमने आज तक राज्य का लगान दिया है। तो फिर भला तुम किस बात की सहायता मांगते हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं इन पाखंडियों पर विश्वास नहीं करता? तुम्हें अपने भगवान पर विश्वास है ना? तो फिर उनसे ही मदद मांगनी चाहिए। तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ और फिर कभी भी राज दरबार में मत आना। ब्राह्मण राजा से अपमानित होकर वापस अपने घर की तरफ चल दिया। उसे तो पहले से ही पता था कि यही होने वाला है। मैंने तो पहले ही कहा था कि राजा मुझे कुछ नहीं देगा, और वही हुआ। बल्कि मुझे ही अपमानित करके राज दरबार से निकाल दिया। ऐसे राज्य में जहाँ पर राजा अपनी प्रजा का ख्याल नहीं रख सकता, हम नहीं रह सकते। हमें इस राज्य को छोड़ देना चाहिए। आप इसी समय मेरे साथ दूसरे राज्य में चलने के लिए तैयार हो जाए। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानकर तुरंत वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया और वे दोनों दूसरे राज्य की तरफ चल दिए। मधुपुर राज्य बहुत ही बड़ा राज्य था। 30 कोस दूरी पार करने के बाद ही दूसरे राज्य की सीमा आरंभ होती थी। वे दोनों चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल के रास्ते से वे दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक छोटे से कुटिया पर पड़ी, जो कि एक महात्मा जी की कुटिया। क्यों न हम चलते चलते इन महात्मा जी के दर्शन ले और इनका आशीर्वाद लेते चले। ये सुनकर दोनों पति पत्नी महात्मा जी के कुटिया में पहुंच गई। असल में वो यही महात्मा जी थे जिन्होंने राजा जीवन सिंह को श्राप दिया था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने उनसे पूछा, आप कौन हो और इस घने जंगल में किस कारण घूम रहे हो? ब्राह्मण ने महात्मा जी को सारी बात बताई कि वे दोनों मधुपुर राज्य में रहने वाले हैं और वहाँ पर सूखा पड़ जाने के कारण उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस राज्य के राजा ने भी उनकी कोई सहायता नहीं की। ब्राह्मण के मुंह से ये सारी बातें जानने के बाद महात्मा जी कहने लगे, अच्छा, तो तुम उस घमंडी राजा जीवन सिंह के राज्य से आए हो? उसे तो मैंने ही श्राप दिया था। ये सुनते ही ब्राह्मणी महात्मा जी से कहने लगी, महात्मा जी, आपने राज्य का सर्वनाश करने का जो श्राप दिया है वो बिल्कुल ठीक नहीं था। आपने तो एक बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा की गलती की सजा आपने प्रजा को क्यों दी? आपको तो मालूम है वो राजा बहुत ही क्रूर है। अपनी प्रजा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, बल्कि वो तो प्रजा पर अत्याचार करता है। आपको तो सजा राजा को देनी चाहिए थी, लेकिन आपने बिना सोच विचार क्रोध में आकर प्रजा को भूखे मरने पर मजबूर कर दिया। आपके श्राप का तो राजा पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। उसके पास तो अन्न के भंडार है, परंतु प्रजा भूखी मर रही है। देवी, पिता के पापों की सजा पुत्रों को भी भुगतनी पड़ती है। इसी तरह से राजा के पापों की सजा प्रजा को भी भुगतनी पड़ेगी। गेहूं के साथ साथ गुण को भी पीसना पड़ता है। देवी, महात्मा जी, ये आपका तर्क बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप कृपा करके अपने श्राप को प्रजा के ऊपर से वापस लीजिए, वरना मैं आपके सामने यहीं पर अपने आप को आग लगाकर आत्मदाह कर लूंगी और यह पाप आपको ही लगेगा। अरे देवी, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? भूख से तड़प तड़प कर मरने से तो अच्छा है मैं एक बार में ही यहाँ पर आग लगाकर मर जाऊं। अब फैसला आपके हाथ में है महात्मा जी।
जल्दी से सोच विचार करके प्रजा के ऊपर का श्राप वापस लीजिएगा, नहीं तो मैं यहाँ पर ही आत्मदाह कर लूंगी। देवी, मेरा श्राप तो अटल है, परंतु मैं आपको और प्रजा को भूखे मरते हुए नहीं देख सकता। अगर प्रजा का कोई भी व्यक्ति भूख से मरता है तो यह पाप सीधा मुझे लगेगा और मैं कोई भी पाप अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। इसलिए मैं आपको इस समस्या का एक समाधान दे सकता हूँ। मैं तुम्हें एक अक्षय पात्र दूंगा जिससे तुम अपनी सारी प्रजा का पेट भर सकते हो। इसके बाद महात्मा जी ने कुछ मंत्र बोले कि तभी वहाँ पर एक अक्षय पात्र प्रकट हो गया जो कि एक पीतल का मटका था। महात्मा जी ने वह पात्र ब्राह्मणी को दिया और कहने लगे, देवी, इसे लेकर तुम अपने घर चली जाओ। ये पात्र से जो भी भोजन मांगोगी, यह पात्र उसी तरह का भोजन तुम्हें दे देगा। तुम्हें तो बस इसमें से भोजन निकालते जाना है और प्रजा में बांटते जाना है। याद रखना, यह पात्र केवल एक दिन में एक ही तरह की सामग्री देगा। जिस दिन तुम धन की याचना करोगी, उस दिन ये केवल धन ही देगा, और जिस दिन तुम भोजन की याचना करोगी, उस दिन केवल ये भोजन ही देगा। लेकिन याद रहे, यह शुभ कार्य सिर्फ तुम्हारे हाथों से ही होगा। दूसरों के हाथों में जाने से इस पात्र में से कुछ भी नहीं निकलेगा, बल्कि इस पात्र से किसी ने कुछ निकालने की कोशिश की तो उसे बिच्छू डंक मारने लगेंगे और अगले ही सुबह ये पात्र अपने आप तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। यह पात्र सभी प्रजा के लिए एक वरदान साबित होगा। अब तुम इसे ले जाओ। अब हमें ये राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं है पंडित जी। अब तो सारी प्रजा हम पर ही निर्भर है। फिर ब्राह्मणी ने वो पीतल का मटका अपने सर पर ले लिया और महात्मा जी को प्रणाम करते हुए अपनी झोपड़ी में वापस चले गए। दूसरे के दिन वे दोनों आखिरी पात्र में से भोजन निकालकर गांव वालों को बांटने लगे। देखते ही देखते एक सप्ताह के अंदर उसके पास काफी भीड़ रहने लगी। उस ब्राह्मणी के पास जो भी प्रजा आती, ब्राह्मणी उन सबको भोजन और धन देती थी। धीरे धीरे ये खबर चारों तरफ फैल गई और कई दिनों में एक खबर राजा के मंत्री सज्जन को भी लग गई। महाराज, एक ब्राह्मण की पत्नी को पता नहीं कहां से इतना धन मिला है कि वो सारी प्रजा में बांट रही है। यदि यही सिलसिला चलता रहा तो आपकी कोई कदर नहीं करेगा। कल को सब ब्राह्मण और उसकी पत्नी की जय जयकार करने लगेंगे। आने वाले समय में प्रजा बगावत करने लगेगी और आपको महाराज अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। महाराज, ये हमारे राज्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। महाराज, मंत्री जी, ब्राह्मण के पास ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना है जो वो सारी प्रजा में बांट रहे हैं? महाराज, कुछ दिन पहले हमारे दरबार में एक ब्राह्मण आया था और उसने आपसे धन की याचना की थी। याद है ना आपको? और आपने उसे धन देने से मना किया था और अपमानित करके महल से बाहर निकाला था। लेकिन पता नहीं कहां से उन्हें एक पीतल का मटका मिला है और उस मटके से बहुत सारा धन निकलता है और बना बनाया खाना भी उसी में से निकलता है। महाराज, मंत्री जी, इस राज्य की सारी प्रजा पर केवल मेरा अधिकार है। सारी संपत्ति पर केवल मेरा अधिकार है। उस ब्राह्मण के घड़े पर भी मेरा ही अधिकार है। तुम तुरंत उस ब्राह्मण के पास जाकर वो घड़ा बलपूर्वक लेके आओ, और यदि वो देने से मना करे तो उन्हें कारागार में डाल दो। शाम होते ही मंत्री ब्राह्मण के घर पहुंचा और कहने लगा, महाराज का आदेश है कि तुम्हारे पास जो पीतल का मटका है वो महाराज को दे दो। लेकिन किस लिए? क्या महाराज के महल में अब मटकों की कमी हो गई है जो उन्हें प्रजा के मटके चाहिए? ब्राह्मणी, मुझे मालूम है तुम्हारा मटका कोई साधारण मटका नहीं है। इस तरह के चमत्कारी मटके पर सिर्फ राजा का ही अधिकार हो सकता है। ठीक है,
यदि तुम यह मटका लेना चाहते हो तो ले जाओ। मेरे कहने से तो तुम मानोगे नहीं। इससे अच्छा है कि तुम इसे ले ही जाओ। लेकिन याद रखना, किसी भी असाधारण चीज के काम भी साधारण होते हैं। इस मटके में केवल वो ही व्यक्ति हाथ डाल सकता है जो पढ़ा लिखा, विद्वान और बुद्धिमान हो। अगर कोई अनपढ़, बेवकूफ और मंदबुद्धि आदमी इसमें हाथ डालेगा तो उसे बिच्छू डंक मारने लगेंगे मंत्री जी। तो तुम्हारे कहने का मतलब है हमारे राजा मूर्ख और मंदबुद्धि है? मंत्री जी, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं तो सिर्फ इस मटके के नियम बता रही थी। आपने उसका गलत अर्थ लिया है। जब किसी चीज के बारे में आप अनजान हो तो उसके नियम बताना जरूरी है। आप मेरी बात को गलत मत समझिए। आप मटका ले जाइए मंत्री जी। मंत्री वो मटका लेकर राजा के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, ये मटका कोई साधारण मटका नहीं है महाराज। ये एक अक्षय पात्र है और इस मटके से धन निकालने की बहुत ही विचित्र नियम है। इस मटके से वही धन निकाल सकता है जो पढ़ा लिखा, विद्वान और समझदार आदमी हो। यदि कोई मूर्ख और मंदबुद्धि व्यक्ति इसमें हाथ डालेगा तो उसे बिच्छू काटने लगेंगे। आप इस मटके को मेरे कमरे में ले जाए, हम वही चलकर उसमें से धन निकालेंगे। मंत्री मटके को उठाकर राजा के कमरे में ले आए और फिर वहां पहुंचकर राजा ने बड़ी आत्मविश्वास के साथ उस मटके में हाथ डाला। लेकिन उसमें से कोई धन तो नहीं निकला, ऊपर से बिच्छू ने डंक मार दिया। राजा सोचने लगा, मैंने मंत्री के सामने इस घड़े में हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती की। अब इस मंत्री को पता चल गया मैं अनपढ़ और मंदबुद्धि व्यक्ति हूँ। अब इस बात को ये मंत्री पूरी प्रजा में फैला देगा। क्यों ना लगे हाथ अब इसकी भी असलियत जान ली जाए। मंत्री जी, आप मेरे सबसे भरोसेमंद आदमी हो, बल्कि मैं तो मानता हूँ कि इस राज्य के आने वाले राजा हो। क्यों ना आप भी इस मटके में हाथ डालकर धन निकालने की कोशिश करें। ये अच्छा है। यदि मैंने मटके से धन निकाला तो राजा को राजगद्दी मुझे देनी पड़ेगी। यह सोचते हुए मंत्री बहुत ही खुश हुआ और उसने मटके में हाथ डाल दिया। लेकिन यह क्या, उसका भी वही हाल हुआ जो राजा का हुआ था। उसे भी बिच्छू ने डंक मार दिया। उसने तिल मिलाते हुए कहा, माफ कीजिए महाराज, असल में हम दोनों ही मंदबुद्धि और महामूर्ख हैं। अब ये बात और आगे बढ़े इससे पहले कि हमें ये बात को यहीं पर दबा देना चाहिए। मैं ये मटका कल सुबह ही उस ब्राह्मण की पत्नी के पास लौटा दूंगा। यह हमारे किस काम का नहीं है। आप ठीक कहते हो महामंत्री जी, लेकिन ध्यान रहे हम दोनों भी मंदबुद्धि और महामूर्ख हैं। ये बात हम सुबह होते ही मंत्री उस मटके को लेकर ब्राह्मण के घर पहुंच गया। ब्राह्मणी को तो पहले से ही पता था कि हर हाल में वह मटका सुबह तक उसके पास आ जाएगा। अब ब्राह्मणी पूरी जोर शोर से पूरी प्रजा की सेवा करने लगी। उनके बीच धन और भोजन बांटने लगी। प्रजा के लोग उसकी सेवा से बहुत खुश थे। इसी तरह 10 साल कैसे बीत गए किसी को पता भी नहीं चला। जब आखिरी साल पूरा होने वाला था और उसमें 1 महीना बाकी था, तभी राजमहल में अन्न के भंडार खत्म हो गए। मंत्री और राजा दोनों स्वयं जाकर ब्राह्मणी की मदद मांगने लगे। राजा ब्राह्मणी को अपने गलती की माफी मांग रहा था। असल में इस 10 सालों में राजा बहुत ही बदल चुका था। उसे इस बात का पछतावा था कि उसने आज तक अपनी प्रजा की भलाई का कोई काम नहीं किया। हे ब्राह्मण देवता, मैं चाहता हूँ कि आप ही इस राज्य के राजा बन जाएं। महाराज, राज्य चलाना तो राजा का काम है, किसी ब्राह्मण का नहीं। आपको आपने किए पर पछतावा है, यह एक अच्छी बात है। असल में आप दोनों मूर्ख और मंदबुद्धि नहीं हो, बल्कि आपके गलत कामों ने आपकी बुद्धि हर ली है। अगर आप अपने सभी गलत काम बंद कर देते हो तो
अभी भी समय है, सब कुछ ठीक हो सकता है। एक महीने के बाद यह अकाल समय खत्म होने वाला है। आप जंगल में जाइए और महात्मा जी से प्रार्थना कीजिए। इस तरह राजा ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी की सलाह मानी और राज्य में एक बड़ा महायज्ञ का आयोजन किया। जैसे ही महायज्ञ पूरा हुआ, गांव में जोरदार बारिश होने लगी। एक बार फिर से पूरे राज्य के किसान खुश थे।